तो आप सभी की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और जो भर्ती बिजली विभाग में पिछले 2 साल से अटक रही थी, फाइनली आप सभी के सामने आ चुकी है। तो वेरी वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जो मेहनत आपने की है वैकेंसी लाने में, अब उससे डबल मेहनत करनी होगी आपको उसमें अपनी एक पोस्ट जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी मेहनत को आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। ठीक है, तो आज हम सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मोटर हो, जब तक उसके अंदर 2 फेज नहीं होंगे, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा? जब 2 फेज होंगे मिनिमम, तो वो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इसमें आंसर एक भी होगा और बी भी हो सकता है, बी भी होगा सिंगल फेज का होना। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण भी, और दूसरा सिंगल फेज का होना। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 2, सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग के मध्य कोण होता है? तो सिंगल फेज की जो भी मोटर होंगी सभी के अंदर वाइंडिंगों के मध्य जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। और यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 3 फेज मोटरों के मध्य, तो 120 हो जाएगा, जो बी में ऑप्शन है हमारे पास। और डी में, सी का कोई वैल्यू नहीं है इसमें। और डी में जो 180 लिखा हुआ है वो आ सकता है यदि सॉरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगों के मध्य तो पूछेंगे तो वो हो जाएगा 180। सॉरी। तो प्रश्न संख्या 3, स्प्लिट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है? इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग जो मोटे तार की बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चालक यदि मोटा ही है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो प्रतिरोध कम, और प्रतिरोध कम है तो उच्च उसका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4, स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तारों की क्यों बनाई जाती है? तो अपोजिट हो जाएगा, जस्ट वो मोटे तार की थी तो ये पतले तार की, तो पतले तार की है तो इसमें प्रतिरोध उच्च हो जाएगा और निम्न इंडक्टेंस हो जाएगा, तो दोनों। अब उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध का, तो हम जो प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ते हैं उससे पता लग जाता है कि कटाक्ष क्षेत्र के तो व्युत्क्रमानुपाती चलता है, यानी जितना मोटा वायर उतना ही उसका कम रेजिस्टेंस, और लंबाई के समानुपाती चलता है। लेकिन इंडक्टेंस का क्या सिस्टम है? तो इंडक्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्टेंस एक ऐसी राशि है जो सिर्फ एसी सप्लाई में ही पाई जाती है। पहली बात तो डीसी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, इंडक्टेंस होता क्या है कि जब एसी परिपथों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एसी परिपथों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो उस विद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन आता है, प्लस माइनस में चलती है, तो उसका जो विरोध करता है, विरोध करने का जो रीजन है ना, वही क्या कहलाता है? इंडक्टेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एसी में जब कोई एसी सर्किट है उसके अंदर जब हमारी धारा चलती है तो धारा कैसे चलती है? कभी प्लस में कभी माइनस में, तो उसका जो विरोध कर रहा है जो कारण, वो कहलाता है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सही अच्छे से। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के खांचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के जो अधिक गहरे, यानी जो अंदर की तरफ जो वाइंडिंग की जाती है, एक दो वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग एक रनिंग, तो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। तो स्टार्टिंग वाइंड मतलब जो पूछ रहे गहराई में कौन सी होती है, यानी जो अंदर की तरफ कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी रनिंग वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो रनिंग वाइंडिंग अंदर होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बाहर होती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 6, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा व वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में होते हैं? देखिए धारा और वोल्टेज इसमें स्प्लिट फेज में वैसे होते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि वो 10 से 15 डिग्री का ही अंतर रह जाता है उसके अंदर। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जब होती है ना, तो उसके अंदर जब धारा और वोल्टेज आते हैं तो उनमें 10 से 15 डिग्री का ही अंतर आता है, यानी धारा पीछे रहती है 10-15 डिग्री। लेकिन उसको कई बार हम क्वेश्चन इन फेज पूछा जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ही कहेंगे। प्रश्न संख्या 7,
स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कितने एचपी तक बनाई जाती है? तो ध्यान रखना है कि 0.5 एचपी तक, यानी आधे एचपी की मोटर बनाई जाती है स्प्लिट फेज। बहुत छोटी मोटर होती है, बहुत ही कम पावर फैक्टर होता है और बहुत ही छोटी छोटी जगह यूज में आती है। तो पूछे कभी भी छोटा, कम एचपी, कम पावर फैक्टर, तो ये सब ध्यान रखना है इसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। प्रश्न संख्या 8, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तो बहुत कम होता है, 3.3 से 0.4 पावर फैक्टर होता है। प्रश्न संख्या 9, छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो ध्यान रखना है, छोटे जहाँ लिख दिए शब्द तो वहाँ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ही यूज में आती है। प्रश्न संख्या 10, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। सिंगल फेज की जितनी भी मोटरें हों, या तो कैपेसिटर वाली आ जाएंगी तीनों, या फिर स्प्लिट फेज, या जो भी पूछें आपसे, तो आपको यदि कंफर्म नहीं हो ना, तो ये है, आपको मैं बता देता हूँ कि सिंगल फेज की अधिकतर मोटरों में स्क्विरल केज प्रकार का रोटर ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर तो ये पूछ ही रहा है, तो इसमें कौन से प्रकार का? स्क्विरल केज का। लेकिन जो हम उस स्प्लिट फेज ऊपर पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी स्क्विरल केज ही आता है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको, स्क्विरल केज प्रकार का ही मोटर रोटर यूज में आता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 से। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 11, कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होता है? तो देखिए, कैपेसिटर मोटर में एक तो पावर फैक्टर और टॉर्क स्प्लिट फेज की अपेक्षा उच्च क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या होता है? कैपेसिटर लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी कैपेसिटर लगता है ना हमारा, वो हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही लगता है, समानांतर में कभी मत करना। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के, नॉट रनिंग के, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही दिक्कत है, स्टार्टिंग के बाद में कैपेसिटर का काम नहीं होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही लगा रहेगा। प्रश्न संख्या 12, कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर कितने प्रकार की मोटर होती है? तो ये तो सबको पता है कि 3 प्रकार की होती है मोटरें। तो पढ़ रहे हैं हम कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर। तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः क्या मतलब, टोटल 3 प्रकार की हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो वो होती है जिसमें कैपेसिटर स्थायी रूप से जुड़ा होता है, जैसे हमारा पंखा है, ठीक है, तो स्थायी कैपेसिटर मोटर बोलते हैं उसको। उसमें कैपेसिटर का मान जरूर ध्यान रखा, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है। दूसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें कैपेसिटर सिर्फ काम कब करता है, जो मोटर को स्टार्ट करना होता है, फिर वो अलग हो जाता है साइंटिफिकल इशू से। तो उसमें कैपेसिटर का मान जरूर ध्यान रखना है, उसमें 60 से 120 माइक्रोफेरेड का होता है। तीसरा, जो हमारी कैप मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, तो उसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर में रहते हैं, लेकिन लगते तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही लगेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर में लगे रहते हैं। तो उसमें से एक जो थोड़ी स्टार्ट के टाइम में काम आता है, वो तो होता है 10 से 20 माइक्रोफेरेड का, और जब मोटर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद जो वो अलग होता है साइंटिफिकल से, तो उसके बाद जो दूसरा लगा रहता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का ही। तो ध्यान रखना, ये तीनों मोटर होती है। आगे इसके बारे में आएंगे क्वेश्चंस। तो प्रश्न संख्या 13, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का होता है? तो अभी बताया था, कैपेसिटर स्टार्ट है तो 60 से 120 माइक्रोफेरेड का। प्रश्न संख्या 14, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित घूर्णन गति का कितना भार प्राप्त करने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ करता है? ये तो सबको पता होता है, 75%। जैसे स्पीड प्राप्त करेगा अपनी, वो स्विच ऑफ कर, वो स्टार्ट, उसको कैपेसिटर को अलग कर देगा। प्रश्न संख्या 15, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग पर कार्य करती है? अब इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी मोटरें जब स्टार्ट मोटर कार्य करने के बाद कौन सी वाइंडिंग पे कार्य करती हैं, तो वो रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का यही काम होता है कि स्टार्ट किया, उसके बाद वो फिर एक रनिंग वाइंडिंग ही मेन यूज में आती है, तो ध्यान रखना है रनिंग वाइंडिंग। प्रश्न संख्या 16 से भी देखते हैं।
प्रश्न संख्या 16, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जोड़ने पर धारा कितने डिग्री आगे हो जाती है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या है कि जब हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उसमें जो धारा का जो आगे पीछे होना होता है, मतलब ये धारा को आगे करेगी तो कितनी डिग्री आगे करेगी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम होता है और रनिंग वाइंडिंग में ये ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में 20 डिग्री आता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग से धारा वोल्टेज से कितने पिछड़ जाती है। तो इसमें देखिए अब आ गया रनिंग वाइंडिंग से धारा कितने वोल्टेज पिछड़ जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में तो कम पिछड़ती है, लेकिन रनिंग वाइंडिंग में ये 70 डिग्री के समथिंग पिछड़ जाती है। अब प्रश्न संख्या 18, पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर में कौन सी मोटर यूज में आती है। तो इसका आंसर हो जाए देखो पंखे, ब्लोअर और पंप, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर जहाँ गया वॉशिंग मशीन में, कंप्रेसर का भी आप समझ सकते हो। तो इसमें आती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। प्रश्न संख्या 19, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क समान होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क, तो आपको पता है देखो कैपेसिटर स्टार्ट होती है, कैपेसिटर रन होती है ना, एक मोटर तो, और एक होती है स्थायी कैपेसिटर स्टार्ट और एक होती है स्थायी कैपेसिटर। तो आप ध्यान दो से सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि स्थायी कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का हटना वटना कुछ नहीं है, जबकि उन दोनों मोटरों में कैपेसिटर एक हटता है। तो इसमें ही रहेगा कि स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाता है, स्थायी कैपेसिटर मोटर में एक जैसा रहेगा। ऐसे अंतर करके पढ़ो। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20, स्थायी कैपेसिटर मोटर कितने माइक्रोफेरेड, तो अभी बताया था स्थायी में कितना होता है 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का। प्रश्न संख्या 21, छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग, कंट्रोलर आदि में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो ये तो फिर ध्यान आ गया कि छत का पंखा जहाँ सीलिंग फैन का वो आगे वो स्थायी कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या हम देखते हैं 22। प्रश्न संख्या 22, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 2 समानांतर संयोजित कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए कैपेसिटर लगेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन अब की बार दो कैपेसिटर जो दोनों एक दूसरे के समांतर में जुड़े हैं वो लगाएंगे। तो 2 कैपेसिटर किस में लगते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में ही लगते हैं। स्थायी कैपेसिटर में एक ही लगता है, देखिए सी में जो लिख रहा है ना स्थायी कैपेसिटर, तो उसमें एक ही लगता है, वो भी 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का लगता है। एक ए में दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो उसमें 60 से 120 माइक्रोफेरेड का लगता है जो स्टार्टिंग के समय, और सिंक्रोनस मोटर में कोई कैपेसिटर नहीं लगता है। तो प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में केवल स्टार्टिंग के समय कार्यरत कैपेसिटर का मान होता है। तो स्टार्टिंग के समय जो कैपेसिटर होता है वो 10 से 20 माइक्रोफेरेड, और रनिंग के समय आपको पता होना चाहिए 2 से 2.5 वाला ही यूज में आता है। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, 10 से 20 माइक्रोफेरेड को स्टार्टिंग वाइंडिंग से कितनी घूर्णन गति प्राप्त करने पर अलग कर दिया जाता है। तो वही एक क्वेश्चन आ गया कि अलग यदि किसी को करना है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा तो वो 75% की स्पीड पर अलग कर देता है। प्रश्न संख्या 25, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है जो रनिंग अवस्था में भी कार्य करता है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान जो रनिंग के में काम करें, तो रनिंग के समय कौन सा करता है, सिर्फ 2.5 माइक्रोफेरेड वाला। बाकी अगर 60 से 120 स्टार्टिंग वाली में देखा जाए तो वो भी हट जाता है, और जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में 10 से 20 का लगता है वो भी हट जाता है, लेकिन जो 2.5 वाला रहता है वो दोनों में परमानेंट रहेगा, स्थायी कैपेसिटर में भी रहेगा और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन वाली में भी लगा रहेगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, प्रश्न संख्या 26, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में उच्च प्रारंभिक टॉर्क में उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है। क्योंकि 2 कैपेसिटर जुड़े होते हैं, ये तो सीधी सी बात है ना, 2 ही कैपेसिटर होते हैं, इसलिए उसमें स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग पावर फैक्टर दोनों ही उच्च पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कितना होता है।
तो प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है। ये तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का पूछा है। यदि कैपेसिटर स्टार्ट का पूछ लेता तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कोई गुना नहीं होगा, उसमें हमेशा उच्च आएगा लिखा हुआ। और यदि कैपेसिटर स्थायी कैपेसिटर का पूछ ले तो उसमें तो सेम रहता है दोनों का। तो प्रश्न संख्या 28, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है? तो इसके लिए हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा। यही एक मोटर ऐसी है जो 25% लोड बढ़ने पर भी आराम से वर्क कर लेगी, बाकी मोटरें बंद हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 29, रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर में कौन सी मोटर? तो अभी बताया था मैंने, फ्रिज के अंदर कौन सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन लगी थी, कंप्रेसर के अंदर की वही लगी रहती है एसी वगैरह में, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। प्रश्न संख्या 30, रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजकों की दिशा परिवर्तन, मतलब रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजकों की दिशा परिवर्तन करके किस मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है? तो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट की कर सकते हैं, स्थायी कैपेसिटर की कर सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को आप काट के इस जगह इससे कर लिए, इसको काट दीजिए और इसकी जगह आपका लेना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, तो ये उपरोक्त तो सभी असर हो जाएगा इसका, ठीक है। या फिर ए और बी सी दोनों हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, सिंगल फेज की जितनी भी मोटर हैं सब में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग किस संयोजन में से किसी एक के संयोजन चेंज करने, दोनों के कर दिए तो फिर वही गति रहेगी, लेकिन किसी एक के संयोजन चेंज किए और मोटर की घूर्णन गति उल्टी घुमा सकते हो, ठीक है। ये है, पंखे के साथ ये प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 31, किस मोटर में स्क्विरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो स्क्विरल केज प्रकार का रोटर, तो भी मैंने बताया था आपको, ज़्यादातर जो सिंगल फेज की जितनी भी मोटरें हैं उन सभी में यही रोटर मिलता है हमारा, कौन सा? स्क्विरल केज का ही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 32, शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल पर वाइंडिंग किसकी होती है? तो वाइंडिंग तो सबको पता होना चाहिए, कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, एज ए रूल तो यही है, बाकी एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आंसर में हमको तांबा ही देना है। प्रश्न संख्या 33, सेलिएंट पोल बड़े होते हैं, सही है ये तो, शेडेड पोल छोटे होते हैं, किस मोटर में प्रयोग होते हैं? तो शेडेड पोल मोटर के अंदर ही ये पोल रहते हैं। देखिए, शेडेड पोल मोटर के बारे में आपको बताऊं, इसमें 2 प्रकार के पोल्स पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के पोल्स नहीं होते हैं, वो एक ही होता है, लेकिन काट देते हैं उसको बीच में से, तो एक तरफ 1/3 भाग रख देते हैं, मतलब जैसे 4 टुकड़े करो आप, तो एक तरफ 3 टुकड़े कर दो, एक तरफ 1 टुकड़े, तो 3 टुकड़े हैं वो तो सेलिएंट पोल के हो गए हमारे बड़े, और शेडेड पोल वो चौथा हिस्सा जो रह गया उसका, वो शेडेड पोल हो गया। तो इस तरीके से इसको काट देते हैं और फिर उनके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। प्रश्न संख्या 34, सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत भागबल प्रेरण के कारण किस में आता है? तो सेलिएंट पोल में जो विद्युत भागबल उत्पन्न होगा वो उस इंडक्शन के कारण शेडेड पोल में आ जाएगा, सेलिएंट पोल से, ठीक है, तो शेडेड पोल में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 35, सेलिएंट पोल व शेडेड पोल की चुंबकीय फ्लेक्सेज की प्रक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष किस ओर खिसक जाता है? तो वो हल्का सा शेडेड पोल की ओर खिसक जाता है, ठीक है, शेडेड पोल की ओर खिसक जाता है। ये मोटर लिख दिया गलती से, शेडेड पोल की तरफ खिसकता है वो सेलिएंट पोल से। 36 से 40 तक। देखिए, शेडेड पोल के बारे में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये क्या है कि एक ऐसी मोटर है, इसमें क्वेश्चन आते जाते हैं, बहुत ही छोटी मोटर होती है, खिलौनों में इसका यूज़ होता है और बहुत ही कम वाटेज की होती है और इसकी दक्षता भी बहुत कम होती है, जैसे हमारे छोटे खिलौने आते हैं ना बच्चों के खेलने के, उन्हीं में आती है यूज। प्रश्न संख्या 36 देखिए आप, शेडेड पोल मोटर्स में रोटर का घूर्णन होता है, तो देखिए बड़े से छोटे की तरफ रहेगा, तो सेलिएंट पोल बड़े होते हैं और शेडेड पोल हमारे छोटे हैं, तो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है, ध्यान रखना है इसको, बड़े से छोटे की तरफ रहेगी इसकी घूर्णन गति, हमेशा उल्टी नहीं घूमेगी उस तरफ कि भाई सेलिएंट से सेलिएंट की तरफ, नहीं, सेलिएंट से शेडेड की तरफ ही घूमेगी। प्रश्न संख्या 37, शेडेड पोल मोटर कितनी क्षमता की बनाई जाती है? तो मैंने बताया अभी आपको बहुत कम क्षमता की होती है, लेकिन इसका मान फिक्स वैल्यू दे रखी है, 3 से 125 वाट की ये बनाई जाती है, 3 वाट से मिनिमम 125 मैक्सिमम वाटेज होते हैं शेडेड पोल मोटर के। और प्रश्न संख्या 38 में देखिए,
शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क, तो प्रारंभिक टॉर्क बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है, तो बहुत कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, शेडेड पोल मोटर की दक्षता। तो देखिए अब दक्षता कैसे अगर ज़्यादा होगी, जब वाटेज भी कम है, उसके स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम है, तो वाटेज भी वही, लेकिन वैल्यू याद रखनी है 3 से 35 5 से 35 वाट की, वो परसेंटेज, अगर क्षमता पूछ रहा है ना, तो 5 से 35% तक ही होती है इसकी क्षमता। जैसे परसेंटेज में नापते हैं हम क्षमताओं को, तो हाईएस्ट आपसे क्वेश्चन है मेरा कि हाईएस्ट जो एसी के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं सारे, उनमें से सबसे अधिकतम दक्षता किसकी होती है। आपको आंसर भी 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं। जनरेटर, एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर। तो इसमें से आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना चारों में से। प्रश्न संख्या 40, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हेयर ड्रायर, खिलौने और विद्युत घंटी। देखिए अभी ये आ गया कि हेयर ड्रायर छोटा ही होता है, खिलौने और विद्युत घंटी में तो कुछ ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती। में कौन सी मोटर की आवश्यकता होती है, तो हमारी शेडेड पोल। दोस्तों इसमें से आप ये शेडेड पोल मोटर के बारे में ये 8-10 क्वेश्चन है जो लास्ट में है, इनमें ज़रूर याद कर लेना। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता रहता है, बस ध्यान रखना है कि कितनी इसकी क्षमता होती है। तो भाई क्षमता होती है इसकी 3 से 125 वाट है इसकी क्षमता होती है। दक्षता कितनी होती है, 5 से 35% दक्षता होती है, और बहुत कम टॉर्क होता है, और खिलौनों में इसका यूज किया जाता है, और शेडेड पोल से नहीं, सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर इसकी घूर्णन गति होती है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चंस आपके हों तो कमेंट्स करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे उसका आंसर ज़रूर दें एक बार, कि एसी मोटरों में या डीसी में किसी में भी मान लो आप मैक्सिमम दक्षता किसकी होती है, तो आपके पास अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर ऑप्शन में है, आप लिख के भेजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।